करते रहे। तो विषय के बारे में हमेशा मतलब बहुत क्लियर रहिए। हर कोई बता दे रहा है, हर कोई कभी कभी होता है क्या कि एक टैगलाइन बड़ी होती है। जैसे आप यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, यूट्यूब में थंबनेल होता है, थंबनेल ऐसा हमेशा रखा जाता है जो आपको बहुत प्रोवोक करे और प्रभावित करे, वही रखा जाता है ना। राशि फल वाले देखते हैं 2 दिन में हो जाएगा सत्यानाश, अभी देखे, है ना। तो आदमी घर से उसी को दबाता और देख लेता, और जिसको अपनी माँ से है प्यार वो अभी लाइक करे, ये देखा कभी? तो इन चीजों से भी तो बचना है आगे से। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे किसी ने कहा यार ये वाला क्वेश्चन इस साल देखो, इसके बाद तो सीधा रखा हुआ, अरे हो सकता है भाई खबरें वाला गाने से ले लिया, हो सकता है वो सीधा लगेगा, आपने समझ लिया, ऊपर से एक लाइन आपको सीधी लगी, आपने सोचा यार बहुत बढ़िया लिखा। अब आप उस किताब के पीछे पढ़ गए, आपने पूरी किताब पढ़ ली कि इससे सीधे आते हैं, पता चला उससे कभी कुछ आया ही नहीं दोबारा। इसलिए कहता हूँ मेन स्ट्रीम मूल कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारी अवधारणाएं हैं विषय के बारे में पहले से, उन पर हमेशा टिके रहें और उनके साथ आप इधर उधर से सामग्री जोड़ के उसी को हमेशा इनहेंस करें। इससे बाहर अगर आप गए तो आपका नुकसान होता है ऊर्जा का भी, और दूसरा नुकसान होता है कि आपकी प्राप्तियां कम हो जाएंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी विषय में जो मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है कि जब से हम लोगों का ये एजुकेशनल सिस्टम है, तब से जो चीजें पढ़ाई जा रही वो हमारे दिलो दिमाग मानस में परीक्षक के, पेपर सेटर के, आपके, हमारे सबके बैठा हुआ है ना। एक आता है हिंदी साहित्य सूर सूर तुलसी ससी, सुना किसी? एक कहावत है जिनको कही जाती, सूर सूर तुलसी ससी उड़दन के सौदा। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, कहा गया सूर सूर्य है, तुलसी शशि मतलब चंद्रमा है, उड़दन होता है वो छोटा तारा, तो वो केशवदास। ये मध्यकाल के 3 कवि हैं। तो ये क्या है, ये किसी ने एक उक्ति से ग्रेडिंग कर दी। लेकिन आप जब हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य एज ए विद्यार्थी, तब आपको लगेगा कि नहीं, तुलसी सूर्य है, सूर नहीं है, तुलसी सूर्य है। और सूरदास का जो सूरदास का लिटरेचर है लिखा हुआ, वो तुलसी से कम है, तो आपको किसी बना दिया। इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह की धारणाएं हमें क्या कह रहा था, जनमानस में, परीक्षक में, शिक्षा की व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में बैठी हुई सूर। तो अब उसको हमें कंडम भी नहीं करना है सीधे, और मान लेना भी नहीं है। अब मान लेंगे तो हम सही बात तक पहुंच नहीं पाएंगे, और सीधे कंडेम कर देंगे तो वो जिसने लिखा है वो बुरा मान जाएगा, है ना। तो उसको धीरे से अपनी अच्छी बातें बताते हुए, तर्क रखते हुए, आपको फैक्ट रखते हुए उसको कंडेम करके निकल जाना। ये मैं समझाना चाह रहा। मूल चीजें जो बनी थी हमारे शिक्षा व्यवस्था में, वो अभी वैसे ही है कि अशोक महान था, अकबर महान था। अब क्या हुआ, अब तमाम चीजें और रिसर्च होने के बाद इतिहास में बहुत सारी अवधारणाएं बनी, बिगड़ी। तमाम आपने देखा होगा बनी बिगड़ी भक्ति काल या मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री में क्या अच्छा था क्या बुरा था, तमाम चीजें बदल गई। बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई, खासकर सतीश चंद्रा वगैरह ने जमींदारी सिस्टम और उन पर तमाम रैयतवाड़ी वगैरह तमाम उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने उस समय के पीजेंट सिस्टम और उस समय का जो वो था स्ट्रक्चर, खासकर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था, उसको लेके मुगल काल की बहुत अच्छी व्याख्या कर दी सतीश चंद्रा ने, और मुगल के पतन वगैरह को भी उसी में जोड़ लिया गया। पहले सिंपल औरंगजेब को जिम्मेदार मान लिया जाता था, है ना, या अयोग्य शासकों को जिम्मेदार मान लिया जाता था। लेकिन सतीश चंद्रा पढ़ने के बाद आप देखिए कि उन्होंने उस समय की आर्थिकी को जिम्मेदार माना, उस समय की व्यवस्था को जिम्मेदार माना। तो यही मैं कह रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी भी वो चीजें हटी नहीं है लोगों के दिमाग से। हाँ, औरंगजेब जिम्मेदार,
तो जब भी प्रश्न आएगा तो उन बिंदुओं पर चर्चा आपको 2 मिनट की 4 मिनट की जरूर करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम आएंगे जो हमें अब नई रिसर्च के तहत पढ़ाया गया, नई रिसर्च में हमारे सामने आया या हमारा जो ज्ञान कह रहा है कि हाँ साहब वो कारण तो बहुत पुराना हो गया और वो कारण मतलब दमदार नहीं था, तो उसको हमने थोड़ा समय दिया, उसको थोड़ा लिखा, कंडेंस किया, आगे बढ़े। जो ऐसी अवधारणा है पुरानी और जो अब वास्तविक अवधारणा है जो आपने अभी पढ़ी है उस पर अपना फोकस किया और उसको सबके सामने रख दिया। तब आपकी कॉपी पे ध्यान ये जाएगा कि हाँ भाई इसने पढ़ा है, पहले तो जो चल रहा था उसको भी समझा, उसके लिए मेहनत की और उसके बाद नए ये तथ्य इसने रखे हैं, इसको नया भी पता है पुराना भी पता है, बैलेंस उत्तर एक आपका हो गया। प्रैक्टिस आते हैं, मटेरियल हो गया, प्रैक्टिस मस्ट। कभी भी मेंस में प्रैक्टिस का कोई दूसरा विकल्प ही नहीं। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करें उतना ही आप ज्यादा नंबर पाएंगे और जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी आप में सहजता सरलता हो जाएगी, तनाव वनाव सब खत्म हो जाएगा। इसका उदाहरण है सिविल सर्विस में देता है बड़े बड़े विषय थे, समाजशास्त्र, इतिहास, हिंदी साहित्य, बहुत बड़े बड़े, तो उसमें कभी ये नहीं हो पाता था कि कंसाइज करके 20 प्रश्न तैयार कर लो और उनको बढ़िया प्रैक्टिस कर लो। तो ये होता है यार इतना बड़ा है, हाँ रोज प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने में ज्यादा समय लग जाता है। सही बात तो यही है, इतिहास भी बड़ा विषय, पढ़ने में समय लगता है। तो पहले आप अपना एरिया सेट कर लो, हाँ इतना पढ़ना है, फिर उतने की ही अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो भले ही हो सकता है 5 में से 1 प्रश्न ऐसा है आपके कोर एरिया जहां आपने ज्यादा तैयारी की वहां से नहीं आया और 4 आ गए, तो 4 आपको बहुत अच्छा देना है, क्योंकि 4 में 5-5 भी नंबर अगर ज्यादा मिल गए हमारी ज्यादा प्रैक्टिस के कारण तो 20 नंबर हो जाए। 20 नंबर हो सकता वहां अकेले भी ना मिलते 5 नंबर। तो कोर एरिया जरूर सेट करिए और उसी कोर एरिया को प्रैक्टिस में ले आइए। प्रैक्टिस को इसलिए करें, ये दूसरा उदाहरण मैं दे रहा था, मैंने छोटा विषय लिया और दूसरा वर्ग, तो वहां तक फिक्स था, वहां तक 10 साल का पेपर निकालो, आपको पता चल जाएगा यही प्रश्न 20-25 हैं, यही आने हैं। अच्छा प्रश्न भी भूल जाओ तो टॉपिक भी कम थे, दनादन एक बार हमने लिख लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, वो जाने कितने लोग उसको पढ़ के पास होते रहे। ये भी होगा। नोट्स के बारे में बताऊं, नोट्स हमारे आलोक जी बहुत अच्छे होते हैं। जब आपका एरिया सेट हो जाए पूछ लीजिएगा कि सर इसका नोट्स है कि नहीं, इसके बाद अगर नोट्स हो रख लो और रख डालो, प्रैक्टिस करना, पढ़ के देखो। अच्छा प्रैक्टिस का कैसे करते हैं? प्रैक्टिस कोई करता है इसमें? मेंस की प्रैक्टिस, मेंस के उत्तर लिखने आप करती हैं, कैसे करते हैं? टॉपिक होता है, सब पहले टॉपिक कंटेक्स्ट को ले लेते हैं, सबसे जो मेन बॉडी है उस टॉपिक से रिलेटेड वो, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, मतलब क्या सजेशंस हो सकते हैं, वो ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है। मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद क्या करते हैं, मान लो प्रश्न लिख लिया एक बार, जैसे आपने बताया उसी स्ट्रक्चर पे एक बार लिख लिया, ये हो गई प्रैक्टिस 1। अब अगली बार क्या करेंगे? अगले दिन, दूसरे दिन, मान लो हम कहें प्रैक्टिस करके आवाज प्रश्न, तब क्या करें? सर मल्टीपल टाइम्स लिखते हैं उसी को सेम नहीं, मतलब टॉपिक भी अलग-अलग ले लेते हैं, लेकिन अलग-अलग टॉपिक पे मल्टीपल टाइम्स करते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं, जो एक बार आप तैयार कर लीजिए, जिस पे आप दृढ़ हो जाइए, आपके गाइड ओके कर दें, उसको फिर हूबहू उतारना सीख लीजिए। अगर ये आदत अभी बन गई एक बार कि मैं मल्टी मॉडल उसको तैयार कर रहा हूं, जैसे आज हमने लिखा और दे दिया सर को, आज इन्होंने जान को, फिर 1 महीने बाद उन्होंने टेस्ट लिया, फिर दूसरी तरह से लिखा उसको और फिर उन्होंने जान दिया, दोनों ही उनका अच्छे हैं, ठीक। तीसरी बार फिर तीसरा भी अच्छा हो गया। अब आपको लगेगा कि हम तो जब चाहेंगे लिख लेंगे, वो अच्छा ही होगा। भाई 3 बार अगर आप लिख लोगे तो अच्छा ही हो जाएगा ना। तो अब फिर समझिए बात, आपने 3 बार लिखा, तीनों बार अलग अलग लिखा, तो तीनों बार अलग अलग आपका परिश्रम भी लगा होगा, अच्छा तीनों में मिला एक ही जैसा। लेकिन मेरा सजेशन यही शुरू होता है कि उन तीनों में अच्छा छांट लीजिए, उन तीनों में अच्छा कौन सा, और उसको हूबहू रख दीजिए। हूबहू अगर
रटने का मतलब वो पूरा लिखना सीख गए हम। क्योंकि एग्जाम हॉल में और घर की प्रैक्टिस में, क्लासरूम की प्रैक्टिस में बहुत अंतर होता है। अभी जो आप उत्तर यहाँ दे रहे होते हैं, कई बार वहाँ बहुत सारी चीजें उससे स्लिप हो जाती है, ये अनुभव करेंगे आप, है ना? तो जब वहाँ स्लिप हो जाती है, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप मैनी टाइम्स अगर सेम चीज रिपीट करेंगे तो आपकी वो स्लिप होने की संभावना कम हो जाए, है ना? और एक समय ऐसा आएगा, आप अगर 50 बार एक ही प्रश्न लिख के फेंक देंगे तो शायद प्रश्न देखते ही आप पूरा उतार के भूल चलेगा। इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, खासकर कोर, मतलब 5 में 3 प्रश्न तो आपके ऐसे रहे ही, आपको तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी है। 5 में 3 की अगर आपके ऐसे फंस गए जो आपने प्रश्न देखा तो फिर रुके ही नहीं आप, मतलब फिर सीधे समाप्त किया आपने 5 पे 6 पे। प्रैक्टिस का ये मतलब लेवल आ जाएगा, और इसी पैटर्न में कोशिश करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप 3 बार ना लिखिए, 3 बार लिखिए, 30 बार लिखिए, लेकिन जितनी बार लिखिए उतनी बार के बाद एक बार कहीं किसी कंक्लूजन में पहुंचिए कि ये वाला हमारा बेस्ट, हमें इस पे चलना। अगर आप यहाँ ये लगा कि अब मैं लिख लूंगा, तो जाहिर सी बात है कि उन 30 की तरह 31वां भी होगा कोई, वो अच्छा ही रहेगा, और जो सबसे अच्छा होगा उसको लिख लेंगे, रट लेंगे, तो आप पूरा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसको कहते हैं प्रैक्टिस के बाद प्रोड्यूस करना एक बड़ी चीज। एग्जाम्स में आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम तो सभी देखे हैं, डिग्री एग्जाम सभी देखे हैं ना। नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को फिर रिटेन करना, और उस नॉलेज को प्रोड्यूस करना, ये तीनों अलग अलग चीज। ये खूब आपने अपने एग्जाम में सीख लिया होगा। जितना आप गेन करते हैं उतना रिटेन नहीं कर पाते हैं, जो रिटेन करते हैं वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और रिटेन और प्रोड्यूस में तो बहुत अंतर आपने देखा होगा, रहता हमेशा। इसी को मैं मल्टी टाइम प्रैक्टिस कहता हूं कि सेम चीज की प्रैक्टिस करिए। आपको एवरेज प्रश्न है, लेकिन उसको इतना रट मारिए कि वो एवरेज भी आपको अच्छा नंबर दिला दे। एवरेज इसलिए, कभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न लिखा, उसका आप कोई 2-3 की पॉइंट आपने छोड़ दिए, तो आपका नंबर एकदम घट जाएगा ना उसमें। अगर उसका कोई मेन पॉइंट इधर उधर हो गया, उस समय स्लिप हो गया, उसमें 50 विचार एक साथ चलते हैं, स्लिप हो गया। और एक एवरेज प्रश्न था, मतलब एवरेज उत्तर हमने तैयार किया था, लेकिन बेटा हुबहू था, खड़ा खड़ गया पूरा, छाप आए, जी कहते हैं छाप आए, तो उसमें घटने की संभावना बिल्कुल नहीं। इतना आपने यहाँ सोचा तो नंबर मिल जाएगा, तो आप अपने को असेस भी कर पाओगे और सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। यहाँ साहब हमको इतना आता था, हमने इतना लिखा। तो ये है रिटेन और प्रोड्यूस के बीच में अंतर कम करने की प्रैक्टिस, कि आप सेम चीज तो कहां से पहले अध्ययन सामग्री छांट लो। मतलब हम इसलिए हर चीज आज चाह रहे हैं आप बंधो, पढ़ाई में तक बंधेंगे नहीं एक जगह। ऐसे ही फ्रीलांस अगर पढ़ाई करनी है तो ज्यादा आपके पास 1 साल है। फ्रीलांस का मतलब दुनिया का विशाल अनुभव लेना। हमने दुनिया का विशाल अनुभव लिया, मतलब हिंदी साहित्य जैसा विषय था, और कबीर पे 100 किताबें हैं, जो मिल जाती थी खरीद लेता था, पढ़ लेता, जो मिल गई खरीद लिया, पढ़ लिया। जियारत हो गया, 2000 साल में मुझे 8000 रुपए स्कॉलरशिप मिलते थे, तो बहुत होते थे। एसडीएम की सैलरी, ठीक है, हाँ 8000 उस समय सैलरी के बराबर। तो जो किताब दिख गई, खरीद ली, पढ़ डाली, खरीद ली, पढ़ डाली, खरीद ली, पढ़ डाली, यही करते। 1-2 फेल्योर देखे, लगा नहीं अपने को संयत करने का समय, विद्वान नहीं बन सकता। विद्वान था मैं, अपने विषय का विद्वान था, अपने साथियों की विद्वान था, लेकिन बीच में मैंने तुरंत लगा कि नहीं यार, एग्जाम के लिए कुछ और करना है। एग्जाम के लिए बहुत सामान्य सी किताब लेनी, अपने ही विषय की, बड़े बड़े विद्वानों की किताबें मेरी लाइब्रेरी भरी छोड़ के सामान्य सी किताब ली, जो मतलब दूसरे लोग पढ़ रहे थे, वही किताब ली। लेकिन हमने उनसे अच्छा गेन इसलिए कर लिया क्योंकि हमारा वो विषय था। हमने घर से सामान्य किताबें ली, नोट्स बनाए, पढ़े, लिखे, निकल। ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि अभी शुरुआत में, अब ये जरूरत क्यों होती है कि जो हमने कहा 1 साल फ्रीलांसिंग कर लीजिए, ये जरूरत होती है व्यक्तित्व विकास के लिए।
एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छे व्यक्ति का मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति, क्योंकि अफसर बन के आप जाएंगे और एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं कहला पाए, मतलब इतिहास से अगर कुछ सीख नहीं पाए, इतिहास में कोई रिलेशन नहीं जान पाए, जिसे कहते हैं कि इतिहास के बहाने चीजों को हल करना, अगर वो सब नहीं सीख पाए, केवल प्रश्न उत्तर जो अभी मैंने बताया, मैनी टाइम्स आपने प्रैक्टिस की और जाके छाप पाए, नंबर मिल गए, अफसर बन गए, तो वहां समस्याएं होंगी। समझिए ना, दोनों चीजें जरूरी। तो फिर वहां दिक्कत होगी ना, लोग कहेंगे यार कहाँ, मतलब कौन से एग्जाम में पास होके आए हैं। लोग क्वेश्चन उठाते, कई बार आप ही बहुत सारे अपने अफसरों की बात अभी छोड़ दी है, अभी उनसे इंटरेक्शन कम होगा, आपके साथियों में इंटरेक्शन तो होगा ना। आपकी डिग्री के समय और बोर्ड के समय के कई सहपाठी आपके ऐसे होंगे, आपको लगता होगा ना कि इसका नंबर दो यार, बहुत था 90% ने पास किया था, लेकिन इससे बात करो तो मजा नहीं आता उसी विषय पर। ये होता है नहीं। तो एक अच्छा गरिमापूर्ण अध्ययनशील छात्र बनने के लिए ये भी जरूरी है कि आप विस्तृत अध्ययन पहले चीजों को कर लें, उसके बाद आप अपना एक समय निर्धारित कर लें। हर व्यक्ति का एक तय होता है जीवन में, मतलब उसको तय करना चाहिए अगर वो नहीं करता। क्या हमने इस साल एंट्री की, मतलब हम 20 साल में एंट्री कर रहे हैं, हम 25 साल में कर रहे हैं, हम किस साल में एंट्री यहाँ कर रहे हैं, हमको कितने साल तक फ्रीलांसिंग 1-2 साल पढ़ाई करनी है, ऐसे ही मतलब ज्यादा पढ़ना। फ्रीलांसिंग ये मतलब नहीं, मतलब ज्यादा पढ़ना, सारी जैसे इतिहास में 20 किताबें छाड़ दी, 25 छाड़ दी, हम सब पढ़ डालेंगे और देख लेंगे इतिहास है क्या, पूरा हम छाप मारेंगे। उसके लिए अपना एक समय निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद फिर कहिए कि हमको 1 साल केवल मेंस की तैयारी करनी, इतनी 4 किताबें रखूंगा, इतने नोट्स रखूंगा, बस इसी की प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद आपको लगे कि हाँ अब मेरा मेंस लायक तैयारी हो गई, मेंस निकलने लगे, इस वक्त चाहेगा निकलने भी लगेगा, उसी में मेंस निकलने लगे, इंटरव्यू की उसी पैरेलल तैयारी करिए। हाँ साहब हमको अपनी पर्सनालिटी के लिए सुधार करना, ये चीजें देखनी है बस। तो ये सब सेटल करना पड़ेगा, और उसी सेटल में ये भी तय करना पड़ेगा हमने 20 साल में एंटर किया तो हम 25 साल तक सिविल सर्विस को देंगे कि 30 साल तक देंगे कि 35 साल तक। आप सब युवा हैं, आजकल तमाम चीजें सुन ही रहे हैं, बेरोजगारी और बहुत सारी बातें हैं भाई। सबको अपने समाज में, अपने जीवन में जाके कोई रोल लेना, तो कितने समय तक हम यहाँ रहेंगे, मतलब सिविल की तैयारी करेंगे, कितने समय तक हम यहाँ से स्विच कर जाएंगे। अगर ये सब प्लानिंग बना के आए तो कोई बुरी बात नहीं है, सब प्लानिंग से आइए, एकदम तय करके आइए हमें इतने साल में ये करना है, हमें 1 साल अभी अच्छे से पढ़ना, खूब जो पढ़ाया जा रहा सब पढ़ना, जो दिख रहा सब पढ़ना। चलते फिरते हम तो अखबार में विज्ञापन तक पढ़ते थे, कोई चीजें हमसे छूटी नहीं रहती, विज्ञापन भी पढ़ लेते थे, विज्ञापन जो नीचे लिखा रहता था मही वो भी पढ़ लेते, नॉलेज गेन करते थे। तो नॉलेज पहले गेन कर लीजिए, और पढ़ाई ये जो कंपटीशन है, कंपटीशन में जिस दिन से आ जाइए अब हम इस साल फ्री अपना निकालेंगे, और फॉर्म तभी भरिए जब लगे हाँ हम फ्री निकालेंगे, आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाइए और फ्री निकालिए, मेंस निकालिए, जैसा आपको लगे कि हम 2 साल में प्री मेन अलग अलग निकालेंगे, 2 साल में नहीं तो 1 ही साल में हम प्री निकालें, मेंस निकालें, इंटरव्यू देंगे, सिलेक्शन। कोई ईश्वरी कमी रह जाए, एक बार नहीं हो पाया दूसरे में हो जाए, अगर इस प्लानिंग से, लेकिन प्लानिंग मस्ट है। एक समय आता है तो लगता है कि नहीं छोड़ देंगे। हम लोग बहुत सामान्य जगह से आते हैं, कानपुर देहात में हमारा घर था, पीपीएन में पीजी करने आया था। एक कहानी इसलिए बता दूं कि बहुत जरूरी है आपको। पीपीएन से पहले मैं गया था बीएसएसडी कॉलेज है आपके, बीएसएसडी नहीं वो गोविंद नगर में, ये कौन सा है, डीबीएस सॉरी, उधर से आता था। तो ये उधर रेल लाइन है, उधर सब बिना टिकट सारे लोग आते थे, पढ़ने वाले भी, बूढ़िए भी, सब लोग। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन जो मोड़ पे कॉलेज है, बीएसडी का डीबीएस। तो डीबीएस में हमारे पिताजी ने किसी से कहा कि इनका एडमिशन कानपुर में कहीं करा दो पीजी में, तो उन्होंने डीबीएस में एडमिशन करा दिया कि यहाँ से आराम से जाता रहेगा, घर से अप डाउन कर लेगा, जब मन होगा चला आएगा। वहाँ गए, वहाँ एक दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना बाद बताएंगे। पहले हाँ कि हम कहाँ से टर्न होते हैं। एक हमारे गांव के पास के 5-7 किलोमीटर दूर के अजय चतुर्वेदी हमारे मित्र मिले,
मतलब ऐसे ही डीबीएस गए, सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया हमने पीजी में, फर्स्ट ईयर में मिले जुले क्लास करी, पता चला कि हमारे बिल्कुल गांव के पड़ोसी हैं, यहीं रहते हैं साकेत नगर, उनके भाई का मकान था। तो शाम को भी होता था, शाम को टहलने चले तो टहलने जाते थे, तो गोविंदपुरी में वहीं पे जहाँ कॉलेज है वो डीबीएस, उसके बाहर की तरफ जो मेन रोड है चावला मार्केट वाला, उस पर आपने देखा होगा किताबों की दुकान है और फार्म बहुत बिकते हैं, नहीं याद है किसी को अगर कोई उधर गया हो? ये नौकरी वाले फार्म सब बिकते हैं, पूरी लाइन से दुकानें हैं। तो वहीं वो हमको ले चलते थे, चलो यार आज ये निकला सीआरपीएफ का निकला, आज रेलवे का निकला, आज बैंक का निकला, आज ये। तो 1-2 महीने हम उनके साथ जाते रहे, मैंने देखा है वो जो नौकरी निकलती थी उसका फॉर्म भरते थे। अभी तक मैं मतलब पढ़ाई सिविल अभी मुझे कोई मतलब नहीं, मैं गाँव दूसरे तरह का आदमी जो अप डाउन करके और इस तरह केवल पीजी करने आया। उनसे मैंने कहा यार अजय भाई, ये तुम रोज एग्जाम का फॉर्म भरते हो और फिर एग्जाम भी दोगे? कहीं हाँ सब दूंगा। बाद में मुझे पता चला कि जैसे पुराने उन्होंने फॉर्म भरे थे तो उसका एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं सहारनपुर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जाते भी थे महीने में 4-5 दिन एग्जाम देने जाते हैं। मैंने कहा अरे भाई एक चीज की तैयारी कर लो, चाहे सीआरपीएफ की कर लो, चाहे बैंक की कर लो, हम कोई ज्ञाता नहीं थे, बस सामान्य लेमैन था। मैंने कहा यार कुछ तैयारी करो, तो मतलब जैसे एक फॉर्म भरो उस पर तैयारी करो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं यार, सब ट्राई करो, कहीं हो जाएगा। और देखिए ये समाज में आज भी होगा, आज भी यही होगा, ऐसे लोग होंगे। उनका यार सब भरो, सब भरते हैं। उन्होंने दिखाया कहा देखो इनको देखा तुमने परसों ये फॉर्म भरा, ऐसे और लोगों से मिलवाया भी। तो ज्यादातर भीड़ क्या होती है ना कि वही करती है कि यार सब भरो, कहते हैं ना कि सिविल भी करोगे तो नीचे लेखपाल या कुछ बन जाओ। लेकिन हमारा इरादा उनसे हमने पहले ही साफ कर लिया, ये मुझे नहीं समझ आया। अभी तक मेरा कोई तैयारी का इरादा था नहीं, तो कहे नहीं यार ऐसा नहीं है, यही है यही है, सुनते रहे बहुत दिनों तक। तब अचानक उसी समय यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो अब यूपी SSSC हो गया है, उसका नाम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, तो वहां से नायब तहसीलदार की भर्ती की। तो मैंने अजय से कहा, मैंने कहा यार ये वाली मैं भरूंगा, इतनी बड़ी नौकरी के फॉर्म से शुरुआत करोगे, यही भर दिया फॉर्म। अब घर पे कह दिया कि अब मैं अप डाउन नहीं करूंगा, अब नहीं रहूंगा काम को, यहीं सेटल हो गया। हमारे मामा जी का एक पुराना सा मकान था, आलोक भाई जाते थे, वहीं रहने लगा, पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने कहा ये नायब तहसीलदार हूं। तो उसी समय अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भंग कर दिया गया और उसको अपने लोक सेवा आयोग में ही जोड़ दिया, मतलब ये एग्जाम पीसीएस में आ गया। ये इसलिए मैं पीसीएस में तैयारी में आ गया, और 2-4 ग्रुप बन गया, आलोक भाई थे, अदर भाई थे, 4-5 लोग हैं, सब सेटल हैं कहीं कहीं। दीपक भाई भी सबसे एक दिन मुलाकात हुई कुछ लोगों से, यही कानपुर के कई हमारे 5-6 दोस्त बन गए और सब उसी में नायब तहसीलदार। अब चूंकि पीसीएस में आ गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि अब नहीं हम तैयारी करें, कोई बैक नहीं हुआ। उस पद के लिए फॉर्म भरा था अधीनस्थ के लिए, लेकिन वो पद अगर सिविल में आ गया तो फिर सिविल की तैयारी शुरू कर दी। सिविल तैयारी शुरू की, दुनिया भर का कोचिंग ये वो जब देखना है शुरू किया, तो लगा यार दुनिया में नौकरी है तो कोई आईएएस वाली, ये तो कैसे बेकार है। तो माइंड फिर ये हुआ। तब तक एक दुर्घटना मैं बता रहा, तो बताऊंगा नहीं, एक दुर्घटना हुई और वहां से मैं डीबीएस से पीपीएम नए सिरे से हिंदी साइड में एडमिशन लिया, नए सिरे से एडमिशन लिया यहाँ। फिर एडमिशन यहाँ भी यही घटना हुई। एक लड़की रुचि वाजपेयी थी, वो कहती रहती थी पीजी के आखिरी दूसरे साल मैं जेआरएफ करके प्रोफेसर बनूंगी, मैं जेआरएफ करके प्रोफेसर बनूंगी। तो मैंने कहा जेआरएफ में क्या होता है, क्या स्कॉलरशिप मिलती है? बस मैंने कहा यार तो और अच्छी बात है, घर से खर्चा नहीं लेना पड़ेगा, तो अब जेआरएफ करके। तो वो एग्जाम तो खैर बहुत बाद में हुआ, क्योंकि वो आयोग भंग हुआ। ये कहानी इसलिए समझाई कि कैसे आदमी स्विच करता है। वो आयोग भंग हुआ, उसमें 1.5 साल लग गया, तब तक ये मेरा पीजी हुआ, इधर जेआरएफ हो गया, पीसीएस का एग्जाम प्री हुआ, प्री भी निकल गया, इधर मेरा जेआरएफ हो गया। मैंने यहाँ से बोरी बिस्तर उठाया, फिर मैं लखनऊ चला गया। बोरी बिस्तर इसलिए नहीं कि काम को कुछ कमता रहे, ये ध्यान रखना, नहीं तो मैसेज चला जाता ना कि सर ने बताया बोरी बिस्तर लेके लखनऊ चले गए इसलिए सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं था। ये केवल कि यहाँ जेआरएफ होने के बावजूद जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोई
कैंपस क्लासेस या कैंपस में रिसर्च का कोई सुविधा नहीं है, आज भी नहीं है। कुछ विषयों में अब शायद हो गई। पहले जिस समय हमने किया था तो उसमें यूनिवर्सिटी मीन्स केवल ऑफिस, बाकी आपको किसी न किसी कॉलेज में जाके किसी टीचर के अंडर में करना हो। बाकी लखनऊ और इलाहाबाद ये सारी यूनिवर्सिटी है तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, मतलब हॉस्टल भी है, वहीं आपका डिपार्टमेंट है, वहीं आपके प्रोफेसर हैं, तो एक रिसर्च का एक माहौल होता है। यहाँ उस तरह का माहौल नहीं था। यहाँ किसी कॉलेज में इंटीरियर में किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन करा लीजिए, फिर देखिए कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा, ये सारी चीजें थी। यहाँ भी मैं 2 एक जगह मिला, एक और कॉलेज जो ये नवाबगंज में है, एसडी कॉलेज, तो वहाँ मैं गया। वहाँ पर एक जेएनयू के शुक्ला जी थे, जेएनयू पास आउट थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो उनसे भी मैं मिला जाके। मैंने पहले सोचा जब कानपुर रहने का तो इन्हीं के अंदर कर लूँगा, क्योंकि जेएनयू से आए हैं भाई, अच्छे पढ़े लिखे। तो उन्होंने ही कहा, कानपुर तो रुको ही नहीं, मतलब यहाँ आप हमारे पास आप भी बैठोगे, फिर आपका एक पेपर का कुछ काम होगा, कोई बिल होगा, तो आप यूनिवर्सिटी जाओगे वहाँ दौड़ के। वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में जाइए जहाँ एक ही जगह सब ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, सारी चीज, इसलिए फिर वहाँ और फिर हमारी यात्रा आगे गई। तो ये मैं इसलिए इतनी चीजें बताई कि चीजें तय करने का हमारा मतलब शुरू से रहा है। जैसे अभी आपको समझाया कि सब तय करते थे, तो हम भी तय करके ही आए, यहाँ सब यही नौकरी देंगे। जैसे वो तैनात तहसीलदार भरा, लेकिन जब वो पीछे था तो मुझे लगा पीसीएस बनना, फिर समाज ने देखा कि पीछे से ही अच्छी कोई है, तो लगा आईएएस बनना, नहीं आईएएस बनने, दुर्भाग्य पीसीएस है। तो जितना हमने सोचा था हमें लगा हम वहीं हैं, हम वहां कभी नहीं उन फार्मों में गए कि ये वाला फार्म भरना है, वो वाला फार्म। आप भी तय कर लीजिए कि हमें करना है। और दूसरा अपना सोच लीजिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा जीवन, पूरी ऊर्जा, सारा कुछ समय अपना एक ही आईएएस में ही लगाएं। विकल्प खोज लीजिए कि हम इसके बाद क्या करें। ये सबके पास होना चाहिए। जब आपके पास विकल्प होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। अगर आपके पास एक अच्छी प्लानिंग नहीं है, अच्छा विकल्प नहीं है, दूसरी रोजगार का, और आप अच्छी उम्र हो गई, ठीक ठाक उम्र हो गई, तो फिर आप उसमें रात में सोचेंगे यार नहीं हुआ तो, और वो नहीं हुआ तो का कीड़ा अगर घुस गया तो हो भी रहा होगा तो नहीं होगा। इसलिए एक दूसरा विकल्प हो, मतलब निश्चिंत भाव से तैयारी करिए, ये कहने का मतलब। या हाँ हम 5 साल करें, अब 30 साल की उम्र तक कर रहे हैं, 30 साल के बाद हम ये काम कर रहे हैं, तो ये चीज मन में कमी ना आने, उसके कारण नींद नहीं आती। क्योंकि हम लोगों के साथ ही रहे, सिविल में ज्यादातर ऐसा होता है, आर्ट बैकग्राउंड के लोग नहीं तैयारी होती कि मतलब हम आगे क्या करेंगे, इस बात की तैयारी नहीं होती। फिर वो बहुत गैप होता गया, या तो आईएएस बने, नहीं आईएएस बने, सीधे गांव या अपने घर में फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। तो सब लोग अपना एक दूसरा विकल्प तैयार रखें, लेकिन उस पर बिना सोचे अच्छे से तैयारी करो, सफल हो। जब नहीं सफल होंगे उसके बारे में बस प्लानिंग रहे, ताकि नींद कभी खराब ना हो। क्योंकि होता यही है, कई बार सामान्य घर परिवार के लोग इसी डिप्रेशन में अच्छे खासी तैयारी, अच्छे खासे ज्ञान के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। डर लगा रहता ना, यार आज का पेपर खराब हो गया तो क्या करूंगा, अब तो मेरी एज भी हो गई कि पिताजी वापस न बुला। तो इस तरह के दिमाग मत रखिए, बहुत अभी से अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लीजिए, हाँ यार इतना करना है, बस करना, उसके बाद हम कुछ भी कर लेंगे। हम कंपेयर नहीं करेंगे अपने, आईएएस नहीं बने तो घर कैसे जाए, आईएएस नहीं बने दुकान पर कैसे बैठे, आईएएस नहीं बने तो हम ये कंप्यूटर वाला जॉब कैसे करें। अगर इस भाव से आएंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। और वो जो हमने कहा था कि रिटेन को प्रोड्यूस करना, ये जो कि हम बहुत जरूरी चीज कर रहे हैं, प्रोड्यूस करना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आखिरी दिन आप एग्जाम में जो लिखते हैं उसी का नंबर मिलना, उसी से सिलेक्शन होना, सारा खेल तो उसी का है। तो उसमें तैयारी का जितना महत्व है उतना आपकी मानसिकता का भी है। मेंटली मजबूत होना, स्ट्रांग होना, मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी रहता है। और हर खेल में तमाम सारे कंपटीशन है। अभी आखिरी मैच जो था ना, दमदार मैच था पाकिस्तान और इंडिया वाला, तो मेंटल गेम भी था उस दिन। ऐसा नहीं है कोई किसी की तारीफ करता है तो ऐसे ही कर देता है, ये इतना इजी नहीं होता वहां खड़े होना, इतने प्रेशर में खड़े होके इस तरह से खेलना आखिरी ओवर में,
इजी नहीं होता वो विराट कोहली, जैसे मान लो लोग विराट कोहली को देवता मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब दुनिया पागल है देवता मानना, ऐसा नहीं, बहुत जरूरी होता है उसके लिए। उसने कितने साल उस मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कितने साल खर्च किए होंगे, कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितने दौर से गुजरा। ऐसे से गालीबाज ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पड़े हैं, इतनी गालियां देते हैं कि सामान्य मानसिक स्थिति का लड़का तो आते ही बोल्ड हो जाता है। वही ये इसलिए सब सिखा रहा हूँ कि आपको बाद में अपनी चीजों से, अपने तनाव से, अपनी चुनौतियों से लड़ना भी है। इसको भी हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छा मानसिक स्तर हमेशा बनाए रखिए, अभी से आदत डालिए। और ये अच्छा मानसिक स्तर फिर पेपर के दिन लिखते समय, बाद में फिर यही मानसिक स्तर आपका इंटरव्यू के समय का, जो आपको फाइनल सिलेक्शन है। तो जो चीज हम बता रहे हैं आगे के लिए, वो है, आपको लगता होगा 2 जगह जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो आपको 3 साल करनी पड़ेगी, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी उस मेंटल स्टेटस को बनाने। तो तैयारी में पहले दिन से उसी तरह से आए। ये मेरे मतलब अपने सारे विचार हैं। अब इसमें कोई हो सकता है कुछ ऐड कर ले, कोई इसमें कुछ कट कर ले, लेकिन हर आदमी के पास भी अपना कोई प्लान होगा, हर बच्चे का अपना प्लान। हमारा प्लान, हमारा तरीका यही था। आप लोगों को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। मुझे लगा मुझे आज इतना बताना था।